हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर से जो भी करंट अफेयर्स या जीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम लोग एक दो क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना होता है। तो बेसिकली हम लोग वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वनडे एग्जाम्स के लिए आपको ऑप्शनल्स क्वेश्चंस ही आते हैं। तो ऑप्शनल क्वेश्चंस हम लोग दे रहे हैं, करंट अफेयर्स के रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस दे रहे हैं जिससे कि आपका करंट अफेयर्स वाला स्लैब पूरा कंप्लीट होता चले। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो भी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हम लोग दे रहे हैं वो अपनी डायरी में भी नोट करते चलिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पहले हम लोग बात करेंगे कल के क्वेश्चंस की। तो कल का पहला क्वेश्चन था कि किस प्रोग्राम को दिया गया नोबेल का शांति पुरस्कार। दोस्तों पुराना क्वेश्चन था, हमने आपसे बोला था, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर हमने आपको दिया है कि यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, वर्ल्ड फूड। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया नोबेल का शांति पुरस्कार। ठीक है, तो मैं ये रिवीजन के तौर पे आपको दे रहा था इसलिए क्योंकि आपका कमेंट आएगा, मुझे पता लगेगा कि आपको पता है, लेकिन किसी का भी कमेंट नहीं आया। तो दोस्तों अपना आंसर टाइप करिए और इसी के माध्यम से कमेंट करके आप हमें ये बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री एवं एलपीजी नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया। यहाँ पे भी आपका ऑप्शन ए ही सही था, रामविलास पासवान जी का। तो दोनों आंसर को अपने आंसर से मिला के अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके 1 नंबर के रूप में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऐश्वर्या श्रीधर को किस क्षेत्र में मिला वाइल्ड लाइफ ऑफ द ईयर का अवार्ड। यहाँ पे 4 क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, फोटोग्राफर। तो ये जो है मुंबई के रहने वाली हैं और इनको 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐश्वर्या यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं और यह प्रतिष्ठित पुरस्कार का 56वां वर्ष है। कौन सा? 56वां वर्ष है। ठीक है, आपको बता दें कि यह प्रतिष्ठित पुरस्कार का 56वां वर्ष है और लाइट्स ऑफ पैशन शीर्षक वाली उनकी छवि ने दुनिया भर के 80 से अधिक देशों की 50,000 प्रविष्टियों में जीत हासिल की है। वहीं आपको बता दें कि केवल इनकी 100 इमेज को शॉर्ट लिस्ट किया गया था और उसमें जो है बिहेवियर इन्वर्टेब्रेट्स श्रेणी में अपनी तस्वीर के लिए पुरस्कार जीता है इन्होंने। वह वयस्क श्रेणी में भारत की ओर से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली और सबसे कम उम्र की लड़की हैं। पुरस्कार विजेताओं की घोषणा लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में की गई। कहाँ पे की गई? प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में की गई, जो कि लंदन में की गई। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, फोटोग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के द्वारा किस परमाणु सक्षम मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया गया। 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पृथ्वी-2। तो आपको बता दें कि पृथ्वी-2 का यहाँ पे सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जो कि चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज ओडिशा तट से दूर स्थित है, वहाँ पे इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और बता दें कि यह सशस्त्र बल के सामरिक बल कमान द्वारा किया गया प्रशिक्षण अभ्यास के भाग के रूप में इसको सफलतापूर्वक किया गया है। और पृथ्वी-2 भारत की पहली स्वदेशी सतह से सतह पर मार करने वाली रणनीतिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड गाइडेंट मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया है। यह 9 मीटर लंबा तरल प्रोपेल्ड है और इसकी सीमा जो है वो 250 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 94वें स्थान पे। तो अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ है जिसमें भारत को 107 देशों में 94 स्थान मिला है। आपको बता दें कि भारत को जीएचआई पैमाने में 27.2 के स्कोर के साथ गंभीर श्रेणी में रखा गया। हालांकि भारत के स्कोर 2000 में 38.9 और 2006 में 37.5 और 2012 में 29.3 की तुलना में सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी यह भूखा, या आप कह सकते हैं कि ये भूख के गंभीर स्तर को दर्शाता है। पिछले साल भारत की रैंकिंग 117 देशों में से 102 स्थान पर थी। रिपोर्ट के अनुसार भारत की 14% आबादी कुपोषित का शिकार है। इसके अलावा रैंकिंग यह भी दर्शाती है कि देश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 37.4%
स्टंटिंग दर के और 17.3% की बर्बादी दर दर्ज की गई है। वहीं 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.7% है। इस सूची में पड़ोसी देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भी गंभीर श्रेणी में है, लेकिन इस साल के हंगर इंडेक्स में ये भारत से ऊपर स्थान पर है। इसमें बांग्लादेश 75वें, जबकि म्यांमार और पाकिस्तान 78 और 88वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में मध्यम हंगर श्रेणी के तहत नेपाल 73वें और श्रीलंका 64वें स्थान पर है। वहीं अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, तो आपको बता दें कि GHI एक साधक है जिसे वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को मापने और ट्रैक करने के लिए एक उचित मूल्यांकन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों के डेटा का उपयोग गणना संकेतक के लिए 4 संकेतक के आधार पर किया जाता है, जो कि जो है इस प्रकार है, जैसे आप नोट कर सकते हैं इसे। शेयर ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज अंडरस्टूड। सेकंड है शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु आर वेस्टेड। एंड नेक्स्ट है शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु आर स्टंटेड। एंड लास्ट है द मोटालिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। तो आपको बता दें कि 9.9 से कम का स्कोर कम भूख का प्रतीक है और 10 से 19.9 भूख के मध्यम स्तर को दर्शाता है और 20 से 34.9 अंक जो है वो गंभीर भूख को दर्शाता है और 35 से 39.9 खतरनाक और 50 से अधिक खतरनाक स्तरों को दर्शाता है। तो इसमें जो है भारत का स्थान जो है वो 94th है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेपी कोलंबो जो कि हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस ग्रह या खगोलीय पिंड की खोज के लिए लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष यान है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपके दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बुध। आपको बता दें कि बेपी कोलंबो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA का एक संयुक्त मिशन है जिसका उद्देश्य बुध ग्रह के बारे में खोज करना है। हालांकि हाल ही में इस अंतरिक्ष यान ने पहली बार शुक्र ग्रह को पार किया है और 17,000 किलोमीटर की दूरी से शुक्र ग्रह का एक चित्र लिया है। 2018 में इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2018 में इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया था। तो ये बुध ग्रह से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, WHO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में किस देश का टीबी का बोझ सर्वाधिक 26% है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत का। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने हाल ही में द ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 प्रेषित, या आप कह सकते हैं कि कोविड-19 के दौरान जो कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के लागू होने के बाद अनुसार ये अप्रैल 2020 में भारत में तपेदिक मतलब टीबी के मामलों में लगभग 85% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि भारत दुनिया भर में टीबी का बोझ सर्वाधिक 26% है। भारत में जो है वो टीबी का बोझ सर्वाधिक 26% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व बैंक विकास समिति प्लेनरी की 120वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपके दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले की मंत्री हैं, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व बैंक विकास समिति प्लेनरी की 102 बैठक में भाग लिया। और आपको बता दें कि उन्होंने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में $23 बिलियन और $271 बिलियन के पैकेज समेत सरकार द्वारा उठाए गए उपायों पर प्रकाश डाला। तो यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने इस विकास बैंक, आप ये कह सकते हैं विश्व बैंक विकास समिति प्लेनरी की जो 102वीं बैठक थी उसमें भारत की तरफ से निर्मला सीतारमन ने प्रतिनिधित्व किया या भाग लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन्फ्यूज़र और सीलम जो कि हाल ही में खबरों में देखे गए थे, किस क्षेत्र से जुड़े हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पर्यावरण से। तो आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD इसे हम प्रदर्शित करते हैं, उसने जो है राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक उन्नत हाई रेजोल्यूशन वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जो कि इन्फ्यूज़र के नाम से हम जानते हैं, उसका संचालन शुरू किया। अच्छा, यहाँ पे इन्फ्यूज़र का नाम आता है तो इसका पूरा नाम आप लिख लीजिए पहले। इसका पूरा नाम है एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सर्विस। आपको बता दें कि देश के बाकी हिस्सों के लिए एक और मॉडल ऑपरेशनलाइज किया गया है जो कि IMD ने वैश्विक उत्सर्जन आविष्कारों को लागू करके सीलम में सुधार किया है। अच्छा, सीलम की बात आती है तो सीलम का पूरा नाम लिख लीजिए, सिस्टम फॉर इंटीग्रेटेड मॉडलिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, ये पूरा नाम है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे पर्यावरण से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रेटी जो कि हम स्टार्स के नाम से जानते हैं, जो कि अभी हाल ही में खबरों में देखा गया था, किन देश से जुड़ी हुई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 देशों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अमेरिका और रूस। तो आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह प्रस्ताव दिया है कि फरवरी में समाप्त होने वाली नई रणनीतिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि जो कि स्टार्ट के नाम से हम जानते हैं, उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और नई स्टार्ट संधि जिस पर 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे, रणनीतिक परमाणु उपकरणों की संख्या को सीमित करती है जो कि जिसे दोनों देश तैनात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति का शुभारंभ किया? 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए मिशन शक्ति के रूप में महिला सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है। इसकी शुरुआत यूपी के बलरामपुर में देवी शक्ति शक्तिपीठ से हुई थी और फिर राज्य के सभी 75 जिलों में झंडोत्तोलन किया गया। झंडोत्तोलन मतलब कि उसकी फेरी लगाई गई, जिसकी निगरानी की जाएगी महिला नोडल अधिकारी के द्वारा। आपको बता दें कि इसके तहत महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए विभिन्न योजनाओं के संबंध में विभिन्न जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहन जेटली निर्विरोध चुने गए कहाँ के नए अध्यक्ष? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, DDCA। तो आपको बता दें कि दिवंगत केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के पुत्र एडवोकेट रोहन जेटली को निर्विरोध दिल्ली और क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। वे इस पद के लिए मैदान में अकेले उम्मीदवार थे क्योंकि उनके खिलाफ नामांकन दाखिल करने वाला एकमात्र उम्मीदवार भी अपना नामांकन वापस ले लिया था। पेशे से वकील 31 वर्ष रोहन जेटली इस पद पर 30 जून 2021 तक बने रहेंगे और जाने माने राजनेता स्वर्गीय अरुण जेटली ने 1999 से 2013 के बीच DDCA के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे आज के क्वेश्चंस के। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया? 4 देशों के नाम दिए गए हैं, इनमें आपका एक आंसर सही होगा, जो कि आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और अपना आंसर टाइप करना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 की निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 4 ऑप्शंस यहाँ भी आपको दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और अपना आंसर टाइप करना है। तो दोस्तों, दोनों आंसर को अपने डायरी में नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके 1 नंबर के रूप में पूछे जा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।